प्रदेश में निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में दावेदार भी खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं आरक्षण की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में कुछ दावेदारों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हर कोई व्यक्ति अपनी तैयारी करता है, लेकिन आरक्षण भी जरूरी करना होता है। उन्होंने कहा कि वो पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस बात को भली भांति समझता है और जिसे भी टिकट मिलेगा सभी उसे जिताने के लिए कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो कमल के लिए काम करें, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। लेकिन सबको ये भी समझ में आता है कि आरक्षण भी हमें करना होता है। स्वाभाविक है, जहाँ इस प्रकार की बात आती है मन में थोड़ा भाव रहता है। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तो एक बात बोल सकता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतना अनुशासित है, इतना समर्पित है। वो हमेशा समझता है कि पार्टी या सरकार जो भी निर्णय लेती है अंततः उसको स्वीकार करता है और फिर लग जाता है टिकट जिसको माना। एक मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आरक्षण में मानना किसी जगह आरक्षण हो गया, वहाँ किसी को झटका लगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टिकट तो आखिर एक ही को देना है। मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पृष्ठभूमि मेरी संघ की है, विद्यार्थी परिषद की है। 1991 में मैंने टिकट मांगा, नहीं मिला। 93 में मांगा, नहीं मिला। 1996 में मांगा, मेरा टिकट फाइनल हुआ, नहीं मिला। 2002 उत्तराखंड बना, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला। जिसको टिकट मिला फिर मैंने उसके लिए काम किया और आज भगवान की कृपा है कि मेरी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। तो हमारा कार्यकर्ता सब समझता है, इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहा हूँ कि हम कमल के लिए चुनाव के लिए काम करते हैं, हम किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। तो मेरा कार्यकर्ता उसके लिए लगेगा। हल्द्वानी नगर निगम मेयर की सामान्य सीट होते ही कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। जहां बीजेपी में एक तरफ ओबीसी के बाद सामान्य सीट के दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं आज कांग्रेस कार्यालय में प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें ललित जोशी, योगेश शर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं ललित जोशी ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने मेरे साथ हमेशा ही अनदेखी जैसा व्यवहार किया, लेकिन अब मेरा पूरा हक है कि कांग्रेस मुझे मेरे पद के लिए टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करे। नहीं रह गया है 2027 जिंदाबाद। हमारे पदाधिकारीगण राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि सभी लोगों से राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी में 100 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पर लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण लंबे समय से किया जा रहा है और सभी लोगों से निगम की तरफ से अपील की गई है कि वो नगर निगम की तरफ से लगाए गए कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियों में ही कूड़ा दें और इधर उधर कूड़ा फेंकने से बचें। बिल्कुल, जैसा कि अभी डिस्कशन में भी आया कि जो भी हमारा स्वच्छता का एक लक्ष्य है और स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर के या विभिन्न सुविधाओं को लेकर के या इवन स्ट्रे एनिमल्स को लेकर के जो जन सामान्य को समस्याएं आती हैं, उस सब में एक बिहेवियरल चेंज और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए एक दूसरे के प्रति थोड़ा एक सिविक सेंस रखते हुए हम लोगों को अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है, जिसमें जन भागीदारी पर जोर दिया जाना है। जन भागीदारी के बिना जितने भी हमारे स्वच्छता और लाइटिंग को दुरुस्त करने के प्रयास हैं, वो सब कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। जन भागीदारी के साथ ही इसको सफल बनाया जा सकता है और एक स्वच्छ, सुंदर और बहुत ही सुरक्षित जो दून है, अगर स्ट्रे एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको अचीव किया जा सकता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में लक्सर से बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पर सांकेतिक धरना दिया। धरने के दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी उन्होंने एसडीएम को सौंपा। विधायक मोहम्मद शहजाद ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का अपमान है, बल्कि देश की सामाजिक एकता को भी प्रभावित करता है।
ये तो ये था कि जब तक अमित शाह माफ़ी ना मांग ले तब तक प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे, लेकिन कल अचानक आचार संहिता लग जाने के कारण प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा पूरे उत्तराखंड में, वरना आज यहाँ कई हजार लोग होते और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो लहजा था अमित शाह का, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि अमित शाह या नए पार्टी 24 घंटे गुंडागर्दी पर उतरी हुई है और किसी एक समाज का नहीं, पूरे देश को बेचने का काम हो रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लगातार तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जिस भी अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसका गंभीरता से निर्वहन करें। यदि मुद्रित गोल्ड ऊपर का पेज है उसमें अपने साइन भी और मुहर भी लगाएं। नामांकन पत्र का निषेध, जमानत की धनराशि लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए चूंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है कल, और आज जनपद स्तर से भी अधिसूचना जारी होनी है डीओ के लेवल से, तो इसी के क्रम में आज सारे रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम्स की बैठक बुलाई गई थी इन्हें सेंसिटाइज करने के लिए और इनकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य आरओ का होता है जो रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो इसलिए इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी और इन्हें विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है कि इनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से इन्हें निर्वाचन को निर्विघ्न रूप से और निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराना है। तो प्रत्येक बिंदु पर चर्चा हुई है, किस प्रकार से तैयारियां करनी है, किस प्रकार से नॉमिनेशन होना है, किस प्रकार से वापसी होनी है, स्क्रूटनी होनी है, प्रतीक आवंटन किस प्रकार से होना है, और समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई है डिटेल में। और किस प्रकार से निर्वाचन के दृष्टिगत बाकी तैयारियां करनी है उस पर भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से आचार संहिता को इम्प्लीमेंट करना है, निर्वाचक नामावली को हमें ठीक रखना है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है और सबके साथ मिल करके हम लोग अच्छा निर्वाचन करेंगे। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए साइबर क्राइम पुलिस भी एक्टिव है। इसी बीच HNN 24/7 के संवाददाता ने सीओ साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा से खास बातचीत की। सीओ साइबर क्राइम ने बताया कि नई नई तकनीकों के चलते साइबर ठग नई ठगी के रास्ते निकाल रहे हैं, जिससे निपटने के लिए क्राइम थाने की पुलिस तैयार है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस भी लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में साइबर जो ठग है वो नई ठगी के रास्ते निकालते हैं, लेकिन पुलिस उनसे कैसे निपटती है इसी को जानने के लिए, बातचीत करने के लिए साइबर क्राइम ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंकुश मिश्रा जी। अंकुश जी, कैसे देखते हैं साइबर ठगी के मामले नए तरीके से निकल कर सामने आते हैं, उनसे निपटने के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? इसमें जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और जैसे आपने सवाल किया कि साइबर क्राइम जो है एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसमें आधुनिक युग में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिसमें हमने बात करेंगे एआई कि एआई एक बहुत बड़ी चैलेंज आज के तौर पे आ रहा है। उसी प्रकार से नए प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है कि जैसे सिम कार्ड हो गया, हमारा 4G से 5G सिम हो रहा है, तो जिस कारण से साइबर अपराधी लगातार इनोवेट करते रहते हैं और नए प्रकार के ठगी के माध्यम निकाल लेते हैं। इसके लिए पुलिस जो है लगातार ट्रेनिंग करती रहती है, जिसमें हमारे खुद की ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है, हम अलग अलग राज्यों में जाकर के भी ट्रेनिंग लेते हैं और साथ में हम ट्रेनिंग देते भी हैं कि जो चीज़ हम सीखते हैं हम और भी अपने पुलिस फोर्स और साथियों को सिखाते हैं। तो ओवरऑल हमारा ट्रेनिंग का पर्पस है, साथ में जो प्राइवेट लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी अपनी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। तो लगातार हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अंकुश जी, मोबाइल पर भी एक रिंगटोन आ रही है, लोगों को काफ़ी सुनाई दे रही है, उसका माध्यम क्या है और आखिरकार ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजी जो साइबर ठग लेके आए हैं कि जिनके शिकार जो है लोग हो रहे हैं, और इस तरह से अधिकारी बनकर जो कॉल आती हैं वो किस तरह की, उनको पहचान कैसे की जा सकती है? इसमें जो आपने कॉल के बारे में बताया, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा दूरसंचार विभाग है उनके द्वारा ये एक कह सकते हैं एक प्रक्रिया चलाई गई है, जिसमें तमाम नंबरों में जिस भी टाइप से हम जैसे डायलर टोन कहते हैं कि डायलर टोन में एक साइबर जागरूकता के लिए इस टाइप से छोटे छोटे संदेश बताए
जा रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हों। अब जो आपने बात की कि साइबर अपराधी के पास क्या टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें यही बोलूँगा कि साइबर अपराधी जो होता है, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उदाहरण के तौर पे हमारा सिम कार्ड हो गया कि 4G सिम या 5G सिम हो गया, उसको कैसे हम मिसयूज़ करके अपराध करें। फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंटरनेट कॉलिंग हम जानते हैं कि व्हाट्सएप पे हम कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं। तो जो भी हमारा टूल्स हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको वो लोग मिसयूज़ करते हैं। और इसमें जैसे आपने तीसरा जो प्रश्न उसमें पूछा था कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि किसी को डरा करके, धमका करके, किसी तरीके से भयभीत करके पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जागरूकता ही सिर्फ बचाव है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को वो आपको फ़ोन करेगा कि आपका फेडेक्स पार्सल पकड़ा गया, तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। कल को वो बोलेगा कि आपके खिलाफ किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है जिसमें आप अपराधी बन जाएंगे, या फिर वो बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो गया, आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट आ गया है। तो जिस क्रम में वो लगातार आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम कॉल, गूगल मीट या कुछ भी हो सकता है, उस पर वो नकली पुलिस बना करके वो आपको ठग सकता है या भयभीत कर सकता है और पैसे ले सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में यही बोलना चाहूँगा कि पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, जन जागरूकता कर रही है, भारत सरकार और जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है हर राज्य की, वो भी बहुत मेहनत करती है, अपने स्तर से प्रयास करती है। तो हम सबको भी बहुत एफर्ट लगानी है, और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो लगातार प्रयास कर रही है, हमें ट्रेनिंग करवा रही है, और हमको जागरूक होकर के इन ठगी से बचना है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपके ओर से अब तक विभागीय द्वारा कितनी कार्रवाई ऐसे जो ठग हैं उन पर की जा चुकी है? इसमें अगर आप हमारे आंकड़े देखेंगे तो जैसे हमारा साइबर थाना देहरादून और साइबर थाना कुमाऊं 2 थाने हैं हमारे यहाँ पर स्टेट में। तो साइबर थाने जो है उसमें हमने लगभग हर वर्ष हम लगभग 100 अपराधियों को जेल भेजते हैं, 100 से ज़्यादा ही भेजते हैं जेल, और उसमें हम कई लोगों के पैसे भी बचाते हैं। इस साल हमने लगभग 25 करोड़ रुपए लोगों की, जनता की जो ठगी की कमाई थी उसको बचाया। जो लोगों की मेहनत की कमाई है उसको हमने ठग से बचाया। तो 25 करोड़ रुपए हमने जनता के वापस किए, और साथ में लगातार हम अवेयरनेस बहुत कर रहे हैं। लगातार हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी संस्था हो, हमारी टीम जाती है, हर हफ्ते हर महीने जाती है और वहाँ पर जन जागरूकता करती है। तो ओवरऑल हमारा प्रयास जो है निरंतर चल रहा है। धन्यवाद अंकुश जी। तो ये अंकुश मिश्रा जी हैं जो सीईओ साइबर क्राइम हैं, और लगातार अपराधियों को की धरपकड़ जारी है। इन्होंने बताया कि 100 अपराधियों को ये लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं हर प्रतिमाह के, और 25 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है वो लोगों की बचाई जा चुकी है। और लगातार इनका प्रयास है कि जो जनता है वो इसके प्रति जागरूक रहे और ऐसे किसी साइबर ठगी का शिकार ना हो। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव आचार संहिता लगते ही दिनेशपुर में सरकारी उपकरणों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत कर्मचारी ने सरकारी प्रतिष्ठान के अलावा नगर क्षेत्र में सरकारी संपत्ति और उपकरणों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर को जब्त कर लिया है। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि कड़ाई के साथ आचार संहिता का पालन कराया जाए। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता को देखते हुए अभी हमें जो वो है आचार संहिता के 24 घंटे के अंदर जितने भी शहर में राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं सभी को हटाया जा रहा है, और नगर में 3 टीम को बनाकर कार्य किया जा रहा है। आचार संहिता को देखते हुए अभी हमें जो वो है आचार संहिता के 24 घंटे के अंदर जितने भी शहर में राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं सभी को हटाया जा रहा है, और नगर में 3 टीम को बनाकर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को जनमानस के लिए सुगम बनाना डीएम सविन बंसल की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसके लिए डीएम निरंतर प्रयासरत भी हैं। डीएम ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक न होने और स्वीकृत ब्लड बैंक का कार्य सालों से लंबित होने की जानकारी प्राप्त की। वहीं डीएम ब्लड बैंक के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए शासन को डीपीआर प्रेषित की गई, जिसके बाद शासन से ब्लड बैंक भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिसके चलते जनमानस को जल्द ही ब्लड बैंक का लाभ भी मिलने लगेगा। आपको बता दें कि सितंबर माह में कार्यदायी संस्था नामित करते हुए डीपीआर वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रेषित किया गया था। एक्सपीडिशियस वे से एस्टिमेट्स रेडी करवाकर अक्टूबर में ही प्रेषित कर दिया गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसी माह उसका जो काम है वो ग्राउंड पर शुरू हो जाए।
एक्सपीडिशियस वे से एस्टिमेट्स रेडी करवा कर अक्टूबर में ही प्रेषित कर दिया गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसी माह उसका जो काम है वो ग्राउंड पर शुरू होगा।